हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नेहा सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्टडी विथ स्नेहा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर 3। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि ये सिर्फ 6 क्लास के एनसीईआरटी ही नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे सैन्य और सभ्यता से रिलेटेड। आप इस एनसीईआरटी में बने रहें और देखें कैसे हमें पढ़ाई करनी है, वो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6 की एनसीईआरटी। हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और जो है आरंभिक नगर, लेकिन ये सिर्फ आरंभिक नगर नहीं है, हम पढ़ेंगे सैन्य सभ्यता, ठीक है। अगर आपने आज मेरे साथ यहाँ पे सैन्य सभ्यता पूरा कंप्लीट कर लिया आराम से, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको एक 6 क्लास का बच्चा बनकर के ही मेरे साथ पढ़ना है, बिना ये सोचे कि मुझे ये आता है मुझे ये नहीं आता है। जो मैं पढ़ाती जाऊँ उसे पढ़ते जाएंगे। तो आप विश्वास करिए, आगे आने वाले चैप्टर्स या फिर आगे आने वाले 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक के एनसीईआरटी में सिर्फ आपको रिवीजन करने को रह जाएगा, क्योंकि मैं सब कुछ यहीं पर आपको पढ़ा दूंगी, सिर्फ एक ही वीडियो पे। तो आपको मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा बनकर पढ़ना है, जो 6 क्लास का बच्चा है, जिसे जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहा है और अच्छे से। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं 6 क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3। और फ्रेंड्स, हम इसके साथ साथ में मैपिंग भी करेंगे। तो आप लोग पेज लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। तो आपके प्री के और मेंस के दोनों के क्वेश्चंस एक साथ होते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी 2 क्वेश्चन सबसे पहले लिखूंगी जो मेंस में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं। आप लोग अनसॉल्व भी चेक कर सकते हैं, ये अनसॉल्व के आए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर अनसॉल्व है तो आप उसमें चेक कर, अगर नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। तो 2014 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना। फ्रेंड्स, अगर आप छोटे बच्चे बन के पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, और आप ऐसे बन के सुनेंगे, आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार जान रहे हैं, ठीक है। आप सब भूल जाइए, ठीक है। और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश मतलब इनपुट प्रदान किए हैं। चर्चा कीजिए, ठीक है। चर्चा कीजिए, ठीक है। ये आया है 2014 में, ठीक है। अब आप लोग देखिए, सिर्फ इसी चैप्टर से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि इस एनसीईआरटी समाप्त होते होते आपको इसका आंसर आप समझ पाएंगे। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, भारत की प्राचीन सभ्यता। अब देखिए, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ठीक है, ये आया था 2015 में। सो फ्रेंड्स, हमारी मेन कहानी यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। हड़प्पा की कहानी, ओके। सो देखिए, यहाँ पर क्या है कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, मतलब 150 साल पहले की बात है, जब पंजाब में क्या हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक है। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला। कब? 150 साल पहले। देखिएगा मेरे दोस्तों, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पर है? आधुनिक पाकिस्तान में है। आज के पाकिस्तान पहले ही हमारे इंडिया का ही हिस्सा था, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है। उन्होंने क्या सोचा? यह एक खंडहर है, ठीक है, जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, ठीक है। तो लोगों को कुछ बुरा स्थल में, तो उन्होंने उससे क्या किया? ईंटें निकालना चालू कर दी, ओके। तो अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जिस चीज के बारे में हमने बातें की थी। तो अभी देखिए यहाँ से कैसे पीटीआई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, तो आप उनको देख चलिएगा, ठीक है।
तो यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, ठीक है, जिससे कई इमारतें पूरी तरह क्या हो गई, नष्ट हो गई। ऑफकोर्स हम जब कोई वो निकालेंगे ईंटा तो यहाँ से निकालेंगे तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से निकालेंगे तो ये इमारत पूरी नष्ट हो गई, ठीक है। देखिए उसके बाद लगभग 80 साल पहले, कब, 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के, किसका, उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है, सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों को जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें सभ्यता की इमारतें कहा गया, उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है, 4700 साल पहले हुआ था। ओके, अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कथन और कारण के। को सिंधु सभ्यता को जानना चाहता है, ठीक है, ये हमारा कथन हो गया। अब ये हो गया कारण, ये हमारा ए हो गया और ये हो गया आर। ओके, हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले, ठीक है, साक्ष्य मिले थे। अब बताइए आपके इसमें क्या सही है, ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। अब बताइए कि इसमें कथन और कारण दोनों सही है। ए हो गया आपका कथन और कारण दोनों सही है, या फिर कारण कथन की दूसरा हो गया कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अब बताइए क्या सही है इसमें, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर हो सकता है आर सही है ए गलत है। आप बताइए इसमें क्या सही है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की मतलब ए और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों हमारे सही आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं, फिर कथन सही है कारण गलत है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आप इसका आंसर अब दे पाने में सक्षम होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी को आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि लाइन बाय लाइन पढ़ते चले गए और बस खत्म, नहीं। एनसीईआरटी को हमें इस मेथड से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं और कैसे पढ़ने हैं, और आप सब लोग अब समझ रहे होंगे, ठीक है। जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो आप लोग शायद समझ गए होंगे, क्योंकि टीचर का काम से पढ़ाना नहीं है, सिखाना भी है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स सिर्फ ये हिस्ट्री की बात नहीं, आप सारे सब्जेक्ट में यही मेथड लेके चलेंगे ना कि आप अपनी एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चंस निकालिए और उनको समझिए, तो आपको ना इजी होगा पढ़ने में, आसानी से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब तो हो गया काम। ऐसे में एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, एग्जाम ऐसे ही निकलेंगे आपके। और फ्रेंड्स आप है ना अपनी खुद की ही प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, मतलब अपने खुद के क्वेश्चन बनाइए, आप बुक पढ़िए, पूरी बुक पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन छांटिए, ठीक है। दूसरों के प्रैक्टिस बनाए हुए पढ़ने से क्या मतलब है, खुद के बना के पढ़िए, सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए पूरा ये जो क्वेश्चन था आपका इस लाइन से आप देख रहे होंगे यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से पूरा देखिए आपको सेम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा की खोज पहली बार की गई थी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर आप लोग इसको समझ रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। देखिए क्या कह रहा है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अभी 6 क्लास के बच्चे जो पढ़ते होंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी, जो इनके स्कूल में 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई जाती होगी, तो उनसे उनकी मैम या उनके सर पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है, मतलब ये बच्चों से पूछ रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए। अच्छा अब आप लोग बताइए, आप लोगों को याद आ रहा है तो जो हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसी पर एक प्रश्न है जो 2020 में आया था, भारतीय कला विरासतों का संरक्षण क्यों करें। देखा, अगर आपको किसी ने सही से पढ़ाया है और अगर बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है इस लेवल पे, तो उनका आंसर क्या होगा, हाँ क्या होगा, उनका आंसर होगा यस, ठीक है। क्यों करें, क्योंकि ये हमारी पुरानी विरासतें हैं। क्या है, ये हमारी पुरानी विरासतें हैं, ठीक है। और इन्हें क्यों संरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी विरासतें हैं और यह हमारी
और यह हमारी अगली पीढ़ी को ज्ञान देती है किसके बारे में? हमारे पिछली पीढ़ी के बारे में। किसके बारे में? हमारी पिछली पीढ़ी के बारे में। ठीक है, और यह ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि जब अगली पीढ़ी हमारे अपनी पिछली पीढ़ी के बारे में, अपने फोर फादर्स के बारे में, ठीक है, जब जानेगी तो वह उनको अनुकरण करना चाहती है। ठीक है, और अगर प्राचीन विरासतें हमारी महान हैं तो उन पर वह गर्व भी कर सके। जैसे हमारा अशोक का सारनाथ का स्तंभ, जिस पे आज हम गर्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमको क्या है कि पीढ़ियों को ज्ञान देने के लिए। ठीक है, अब ये विरासतें क्या होती हैं? ये विरासतें हमारी क्या होती है? पर्यटक स्थल भी बन जाती हैं। ठीक है, पर्यटक स्थल हो जाती हैं, टूरिस्ट प्लेस हो जाती है, इसलिए इनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करती हैं? ये रोजगार भी जनरेट करती हैं। ओके, ठीक है, अब ये हमारे सेंटर और स्टेट दोनों की जीडीपी में भी काफी योगदान देती हैं। ओके, ठीक है, तो इसके सबसे 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सो अब आपसे अगर कोई पूछे ना कि क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सच रखना चाहिए कि नहीं, तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम हो गए हैं। अब आप इसे फटाफट बता सकते हैं कि हमें कैसे इसका उत्तर देना है और हमें क्यों रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अब इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, अब देख रहे हैं, यही हमारा एक क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, कि इन नगरों की क्या विशेषता है। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या है। ओके, अब ये ऑप्शनल का भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये GS 1 का भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, मतलब आप मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन बन करके आ सकता है, आप इसकी आंसर राइटिंग कर सकते हैं और आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जो सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं इनको आप नोट डाउन कर चलिएगा, ताकि आपके ये बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये याद हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, 1 मिनट। तो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का नगरीकरण। ठीक है, और हम खोज क्या करेंगे? हम खोज करेंगे, हमारी सर्च ये है कि वर्तमान नगरीकरण के साथ इसे जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आप लोग ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से नोट डाउन भी कर, जिसके पास ना हो ये क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ओके, अब मैं एक प्रश्न बनाती हूँ आपके लिए, 1 मिनट। ये पीटी का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या सही नहीं है? सिंधु सभ्यता बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब आप सब पकड़ लीजिएगा, नहीं मैं सिर्फ ऑप्शन लिखूंगी। तो पहला हो गया सिंधु सभ्यता समरूप नगर योजना पर आधारित थी। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है आपका ये। दूसरा हो गया सिंधु सभ्यता का प्रतीक स्थल हड़प्पा है। ओके, तीसरा हो गया धौलावीरा की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, और चौथा है लोथल से गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है। बताइए कौन सा सत्य नहीं है? बताइए। अब बस इसी से ढूंढ के मैं निकाला है। अब बताइए कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो फटाफट आंसर बताइए मुझे, कौन सा सत्य नहीं है? आपको कौन सा लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन? सिंधु सभ्यता समरूप नगर योजना पर आधारित थी, ये सही, ये सत्य लग रहा है आपको? या फिर सिंधु सभ्यता प्रतीक स्थल हड़प्पा है, ये सही लग रहा है? या फिर धौलावीरा की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी, ये लग रहा है आपको? या फिर लोथल से गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है?
तो देखिए, अब आप मुझे बताइए कि इसका सही क्या है। तो इसका सही उत्तर है ए। तो देखिए इसका आंसर है ए। कैसे? सैंधव सभ्यता समरूप नगर योजना पर आधारित थी। समरूप नगर का मतलब होता है कि सैंधव सभ्यता के नगर समान थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि सैंधव सभ्यता के नगर समान नहीं थे। ओके, मैं इसको मिटा देती हूँ। देखिए आप लोग इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इन नगरों में से, देखिए आप लोगों को एनसीईआरटी को पढ़ने की कला भी सीखनी होगी। इसमें क्या लिखा है और मैंने एक क्वेश्चन कैसे बनाया, क्योंकि इसमें मुझे एक लूप होल मिला कि देखिए लिखा हुआ इसमें, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब यानी कि सभी नगर समान नहीं थे। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है कि जो छोटे छोटे शब्द आए उनको आपको अपने दिमाग पे रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है, ये पहली विशेषता हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। क्या था? पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा क्या था? बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा, घुमा देगा प्रीलिम्स में। अब देखिए यहाँ से इसे उल्टा कर देगा और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। जैसे बोल देगा पश्चिमी भाग बड़ा था, ठीक है, लेकिन ऊंचाई पर था। देखिए अभी हमको लगेगा ना कि हाँ यार पश्चिमी हिस्सा दुर्ग था, बड़ा था, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ यार ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्या था? पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इस चीज को ध्यान रखना है हमको। ओके, और पूर्वी हिस्सा क्या था? बड़ा था, लेकिन ये निचले इलाके में था। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट हमको मिल गया ना, इसको बहुत ध्यान से और पढ़ने की जरूरत है आपको। ओके, अब देखिए जो ऊंचाई वाला भाग था उसको एक नाम दिया गया, उसे क्या कहा गया? नगर दुर्ग। ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसा पूरा था। ठीक है, तो कुछ ऊंचाई पर बने थे, जो मतलब जो पश्चिमी भाग पे थे वो छोटे थे। ठीक है, उसका जो एरिया था वो छोटा था और ये ऊंचाई पर था, और जो निचला नगर था वो बड़ा था। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब तीसरी विशेषता क्या है इसकी? दोनों हिस्सों में चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, दोनों हिस्सों में चार दीवारी मतलब ये चार दीवारी। ठीक है, मान लीजिए एक मकान है, इसकी ये चार दीवारी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्या होगा। अब ये पूछ सकता है कि सैंधव सभ्यता की जो नगर दीवारें थी उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? ये गलत हो गया। किसका प्रयोग हो रहा था? कच्ची ईंटों का। तो यहाँ पर हमको ध्यान से पढ़ना है कि दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पर पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मतलब दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पर किस तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ है? पक्की ईंटों का। ओके, अब ये हमारी तीसरी हो गई। इसकी ईंटें उतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। आप समझिए इनकी जो ईंटें थी इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी कि इतने साल बाद भी हमको इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं आज भी। अब देखिए जो आज के नगरों की संकल्पना है वो हमने सैंधव सभ्यता से ही ली है। जैसे ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, यहाँ पर क्या था? पश्चिमी और पूर्वी था, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं? पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी, ऐसे करके जो हम नगर का निर्माण करते हैं ना, वो हमने लिया है सैंधव सभ्यता से ही कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के हम उस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए सैंधव सभ्यता की विशेषताएं और नगरीकरण तो आपने देख लिया ही, और वर्तमान नगरीकरण पे इन्होंने क्या आधार प्रदान कर किया है उसको तो मैंने आपको भी बता ही दिया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते देखिए इसने वर्तमान के लिए क्या है कि मतलब हर चीज को ना एक भाग में बांट देता है। वो यातायात तो उसका भी एक नियम बना देना चाहिए, रहने का भी एक कानून होना चाहिए। ये हमने सैंधव सभ्यता से ही सीखा। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन सब चीजों को कैसे दिशाओं में बांट करके, यातायात को कैसे हम ऐसे, कौन ऐसे जाएगा कौन ऐसे आएगा, सब चीजें हमने कहाँ सीखी हैं? सैंधव सभ्यता से ही सीखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नगरों के नगर दुर्ग में ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। क्या बनाया गया था मोहनजोदड़ो में? खास तालाब। मतलब अब ये तो कंफर्म नहीं था ना कि उस टाइम पे राजसी ठाट बाट था, राजा का शासन था कि किसका, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पर व्यापारियों का शासन था। ठीक है, जो व्यापार करते थे, जो मतलब काफी धनाढ्य थे वो व्यापारी। ओके, तो क्या था? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनवाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है? महान स्नानागार कहा है। ठीक है, और ये कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनवाया गया था। ठीक है, महान स्नानागार हमें कहाँ देखने को मिलता है? पीपीटी क्वेश्चन देखिए आगे यहाँ पर, तो कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई। जैसे आजकल हमारी क्या बन रही है? रोडें बन रही है ना, चारकोल की मतलब बनती हैं, उस तरह का उस टाइम पे महान स्नानागार बनाया गया था। किससे? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और उसके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका एक प्री का क्वेश्चन हो गया। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी, हमने यही सारी व्यवस्थाएं ही सीखी हैं। ठीक है, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? कमरे बनाए गए थे, और इसका मुख्य किधर था? उत्तर और दक्षिण की ओर। ठीक है,
दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और इनका मुख इधर था उत्तर और दक्षिण की ओर और चारों ओर क्या था, कमरे काट दिए गए थे, मतलब कमरे बनवा दिए गए थे। ओके, अब देखिए इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक है, मतलब जो ये स्नानागार था इसमें पानी भरने के लिए कहां से निकालते थे, कुएं से निकालते थे। ठीक है, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, मतलब जैसे आज का स्विमिंग पूल है। ओके, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी अब ये एक धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित हो गया। ठीक है, अब देखिए से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार बनाया गया था उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो उसका उद्देश्य था विशिष्ट नागरिकों का विशेष अवसरों पर स्नान किया जाना, यानी धार्मिक अनुष्ठान का होना, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अब देखिए आता है कालीबंगा और लोथल। अब ये दो महत्वपूर्ण और स्थल हैं, कालीबंगा और लोथल, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा और इनको अपने मैपिंग में इन दोनों को सर्च करिएगा कि ये दोनों कहां पर हैं। ठीक है, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो अब ये भी एक फिर से पीटीए क्वेश्चन आ गया कि अग्निकुंड कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल से अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कहां से मिले हैं, कालीबंगा और लोथल से। ओके, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते रहे होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, यज्ञ, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अग्निकुंड कहां मिले हैं, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब ये भी प्रश्न आ रहा है कि भंडार गृह, जिसे अन्नागार भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि भंडार गृह कहां से मिला है, तो अब आप बताएंगे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब इसके साथ बता दूं आपको कि कालीबंगा से भी आपको बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा से, ओके, हमको कालीबंगा से भी बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो अब ये चार हो गए, आप लोग याद कर लीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से हमको क्या मिला है, भंडार गृह मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा मैप को। देखिए यहाँ तो फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ जिससे आप ये समझ सकें कि हमको ये मैपिंग किस तरह से करनी है। जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, इस तरह कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग कौन सा देखिए, स्थल है, मोहनजोदड़ो, कौन सा है, मोहनजोदड़ो। फिर देखिए यहाँ पर है सोतका कोह। ठीक है, और फिर सिंध नदी पर ही हमारा क्या मिल जाता है, यहाँ पर चनहुदड़ो। ओके, चनहुदड़ो। और देखिए रावी नदी पर हमारा कौन सा स्थल है, हड़प्पा, ध्यान रखिएगा। फिर ये यहाँ पे हमको मिलता है राखीगढ़ी, फिर कालीबंगा, फिर गमवेरी वाला, और यहाँ पर हमको मिल जाता है धौलावीरा और सूरकोतदा, और यहाँ पर हमको मिलता है लोथल। और देखिए यहाँ पर ये विशाल स्नानागार है हमारा, इसके आप पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए इसकी सीढ़ियां। अब बताइए आप लोगों को ये पढ़ते वक्त मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं, आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों को मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे आगे, अब हम पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कें। ठीक है, आइए चलते हैं। इन नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। देखिए यहीं से आपको घुमा देगा, प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में अधिकांश घर बहुमंजिले होते थे। ठीक है, तो आप पूछेंगे अरे ये क्या हो गया, हमें तो पढ़ा ही नहीं है ऐसा। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो क्या होते थे, एक मंजिला या दो मंजिले घर। ठीक है, बहुमंजिले तो कोई घर था ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है, घर के आंगन के चारों ओर कमरे, से अधिकांश घरों में होता है कि बीच में आंगन होता है, चारों ओर कमरे होते हैं। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ पीटी में कैसा खेल होता है, शब्दों का खेल होता है। ठीक है, तो वो क्या आपसे पूछेगा कि अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ठीक है, और कुछ घरों में कुएं। तो अब क्वेश्चन क्या बनाएगा कि कुछ घरों में स्नानागार होते थे और अधिकांश घरों में कुएं, तो हो गया ना गलत। जबकि सच क्या है, मतलब होता क्या था उस टाइम पे, तो होता था कि अधिकांश घरों में अलग स्नानागार मिलते थे नहाने के लिए। ठीक है, और कुछ कुछ घरों में ही कुएं मिलते थे। ठीक, देखिए अभी आपको मिल गया ना ये पीटी का क्वेश्चन यहाँ से। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन छांटना है और खुद के लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाना है। ठीक है, या फिर वो लिख सकता है कि सभी घरों में, यहां भी सभी घर लिख देगा, सभी घरों में, और यहां पर भी सभी घरों में। तो नहीं भाई ऐसा नहीं था, सभी घरों में तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अधिकांश घरों में या कुछ घरों में, कुएं तो बहुत ही कम घरों में मिलते थे और स्नानागार मैक्सिमम घरों में मिल जाते थे, लेकिन सभी घरों में वो भी नहीं मिलते थे। तो हमको ध्यान रखना है। अब आप ऑनेस्टली से मुझे बताइए कि कभी आपने ऐसे एनसीईआरटी को पढ़ा, इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे आपकी एनसीईआरटी कितनी बेहतरीन हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि आपके पढ़ने के तरीके में और मेरे पढ़ाने के तरीके में कितना अंतर है। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लस कमेंट, ध्यान रखिएगा। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, मतलब कई नगरों में ढके हुए नाले थे, मतलब नालों के ऊपर क्या था, जैसे हमारी नाला है तो उसके ऊपर एक पत्थर ढक दिया गया है। ठीक है, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ठीक है, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में
मतलब जैसे मान लीजिए ये पूरा घर है, ये मान लीजिए पूरा घर है जो आपको ये दिख रहा है, तो ये इस तरह से आपका नाला बना दिया जाएगा सीधी लाइन में। ओके, कई नगरों में ढके हुए नाले थे, कई नगरों में, सभी नगरों में नहीं, फिर से वही बात आ रही है, कई नगरों में, सभी नगरों में नहीं, ठीक है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, सीधी लाइन में। ओके, हर नाली में हल्की ढलान होती थी, कैसी ढलान थी? हल्की ढलान थी, ठीक है, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, ठीक है। जो घर की नाली है, मान लीजिए आपका घर है, मान लीजिए आपका घर है, ये नाली है, तो इस नाली को क्या किया जाएगा? सड़क से जोड़ दिया जाएगा। जो आपके घर का सारा कचरा है, जो पानी है, वो इस नाली से निकल करके बह जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं आपको दिखा दूं। इसका पूरा हम इसे क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था, मतलब अपशिष्ट की, ठीक है। तो अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। ये आपके मेंस में भी आ जाएगा, किसी भी एग्जाम का मेंस आप दे रहे हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर कोई और एग्जाम हो, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जो आप एनसीईआरटी पढ़ें और उस क्वेश्चन से आप उस क्वेश्चन को उस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसे हल ना कर सकें, ठीक है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। नालों के ढले होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। देखिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी इस टाइम की, ठीक है। कि एक मेन नाली, जैसे आप घर का कचरा आकर के मिल रहा है, घर के जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जो फिर बाद में बड़े नालों में मिल जाता था। और जो नाले ढकी होने के कारण में जगह जगह पर मेन होल, ताकि मतलब मेन होल मतलब एक जगह थोड़ा छोड़ दिया गया जहां से उस नाली की जो गंदगी है, जो जम गया है, जहां से पानी नहीं बह रहा है, उसको साफ कर दिया जा सके, ठीक है, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था, ठीक है। और यहाँ की सफाई देखिए, यहाँ का ये तरीका देखिए, और आज का देखिए। आज का मतलब हमने फॉलो तो किया, लेकिन इतना अच्छा तो है ही नहीं। आप कहीं देखिए, कहीं नाला फूटा है, कहीं कितनी गंदगी बह रही है, शहरों में तो और बुरे हाल हैं। इतनी अच्छी नहीं, इतनी अच्छी तब की थी। तो इसे हम क्या कहते हैं? जो ये व्यवस्था थी, इसे हम क्या बोलते हैं? ये पूरी साइंटिफिक तरीके से व्यवस्था, साइंटिफिक व्यवस्था, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे हम क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था। क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। जैसी आज की, मतलब जैसी हमारी आज की व्यवस्था है, उससे 1000 गुना, लाख गुना बेहतर व्यवस्था तब की थी, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। क्योंकि आज अगर जरा से भी बारिश हो गई ना, तो कितना भी बड़ा शहर हो, वो डब्बा हो जाता है, चाहे वो चेन्नई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हर जगह पानी पानी भरा। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से कुछ सीखा है, लेकिन उसको पूरा पूरा फॉलो नहीं किया है। इसको आप लोग रट लीजिएगा और लिखिएगा कि सिंधु सभ्यता में जो जल निकासी व्यवस्था है, वह आज के नगरीकरण को आधार प्रदान करती है, लेकिन आज के नगरीकरण ने सैंधव सभ्यता के नगरीकरण की विशेषताओं को बेहतर ढंग से अपनाया नहीं है। इसीलिए आज थोड़ी सी भी वर्षा हो जाए तो दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, यानी जो भारत के बड़े बड़े महानगर हैं, वहां पर भी पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जल निकासी व्यवस्था ऐसी उत्तम नहीं है, ठीक है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि सैंधव सभ्यता वर्तमान टाइम को निवेश प्रदान करती है, ठीक है। अब आप बताइए, छठी क्लास के एनसीईआरटी पढ़ के आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही हमको एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये एक पिक्चर है जहां पे हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई लिखा हुआ। ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, मतलब इसमें क्या ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है नगरीय जीवन, तो अब हम पढ़ेंगे इनका नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, तो नगरों में कौन थे? यहाँ शासक थे, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट वाले, नगरों में कौन था? यहाँ पर शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, ठीक है। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी के बने आभूषणों और जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा होगा, जो शासक होगा, उसके पास ही इतनी बहुमूल्य धातुएं होंगी, महंगी चीजें होंगी, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ इन नगरों में कौन थे? लिपिक होते थे, ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, ओके, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो आप बच नहीं पाई हैं, ठीक है। इसके अलावा नगरों में, देखिए इंपॉर्टेंट है, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार
स्त्री पुरुष भी रहते थे, ठीक है, सिर्फ पुरुष बस नहीं थे, स्त्रियां भी थी, ये इंपॉर्टेंट है, स्त्रियां, ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, ठीक है, उस टाइम के लोग क्या करते, यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से कहानियां, ये पढ़ने वाली है। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, ठीक है, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। हमें क्या मिला, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए नगर और नए शिल्प, ठीक है, ये अच्छा, यहां से हमें पीटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नगर और नए शिल्प, आइए देखते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है, किससे, तांबे और कांसे से, ठीक है। तो तांबे और कांसे से तो बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे, ठीक है। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है, सोने चांदी के क्या थे, गहने भी बनते थे और बर्तन भी। यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है, ओके। अभी मैं आपको यहां से जो पीटी के लिए क्वेश्चन बनेगा बताती हूँ। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसके लिए मैं आपसे बोल रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हमने पढ़ा कि तांबा का वहां पे तांबा के बर्तन बनते थे, देखिए चांदी था, स्वर्ण था, लेकिन हमने क्या नहीं पढ़ा, लोहा नहीं पढ़ा, क्योंकि लोहा उस टाइम पर प्रचलन में नहीं था, वो लोग लोहा को नहीं जानते थे, ठीक है। आइए अब इसका देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, जैसा हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे की प्राप्ति में कब हुई है, तो लोहे की प्राप्ति मतलब लोहे से लोग कब परिचित हुए हैं, तो उत्तर वैदिक काल में। कब, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो आपने देख लिया क्वेश्चन कैसे कैसे मिलते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अभी, तो उसके क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं जो मैंने आपको बताया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, हमने अभी ऊपर पढ़ा है, देखिए, ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। अब देखिए ये एमपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं कैसे एनसीईआरटी से शब्द टू शब्द उठा करके रख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए सही है, एक और दो दोनों हमारे सही है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उससे क्वेश्चन निकालने होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए अभी अभी हमने मैपिंग देखी, इसमें हमने पढ़ा धौलावीरा के बारे में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आप, इसके पहले क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये आप लोग देखो कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, देख रहे हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा है धौलावीरा कहाँ था, गुजरात में, देखा था ना आप लोगों ने, धौलावीरा कहाँ था, गुजरात में, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिखा था कि आपको समझ में आए कि जो मैं आपसे बोल रही हूँ उसका कुछ प्रूफ के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने चीजों को पढ़ा है, देखा है, समझा है, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। मैं आपको भी और भी क्वेश्चन दिखाती हूँ, तो फिर से हम आगे पढ़ते जाएंगे, हमें जो भी क्वेश्चन जहां से मिलेगा मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन दिखाते चलूंगी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान भारत में है, तो ऑफकोर्स लोथल, हमने देखा ही है अभी अभी। अगर हम मैपिंग अच्छे से कर लेंगे ना, हमें मैपिंग आने लग जाएगी तो हम सारे स्थानों के नाम कायदे से जान पाएंगे। अगर आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो देखिए उसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, तो किसके नहीं हुए, गाय के अवशेष हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी हमको सबके प्राप्त हुए हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो किसका नहीं मिलता है, हमको घोड़े का नहीं मिलता, क्योंकि हमको घोड़े की अस्थियां तो मिली हैं लेकिन घोड़े का अंकन मुहरों पर नहीं मिलता है, ठीक है। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में, अब देखिए यहाँ पे लिखा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि हमने तांबा भी पढ़ा, स्वर्ण भी पढ़ा और चांदी भी पढ़ा, ठीक है, लेकिन हमने क्या नहीं पढ़ा, लोहा हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि इसकी प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है। इसकी प्राप्ति हमको उत्तर वैदिक काल में होगी, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। अब देखिए आगे, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, ठीक है। इन आयताकार मुहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं, किसके चित्र मिलते हैं, जानवरों के, ओके। देखिए यहाँ पर एक फिर से हमारा पीटीएफ क्वेश्चन हो गया कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो मुहरें बनाते उसमें किसके चित्र मिलते थे, हमको किसके, समानतया, मैक्सिमम जानवरों के, सभी नहीं, समानतया जानवरों के चित्र मिलते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए अब एक फिर से पीटीएफ क्वेश्चन है जो आया हुआ है,
ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया ना। अभी मैं आपको इसके पीडीएफ क्वेश्चन दिखाती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने आपके लिए निकाला जस्ट अभी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, किस रंग का उपयोग हुआ, तो ये है लाल रंग, हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो अभी आपको कंफर्म हो गया ना कि कैसे। आप ध्यान रखिएगा कि ये ब्लैक कलर भी, मतलब ये काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है, संभवतः 7000 साल पहले, कब? 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, अभी आप समझिए कि यहाँ 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती। अगर ये पूछे ना क्वेश्चन में ये आता है कि कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं, और ऑप्शन में हमें मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो दोनों देता है, तो हमें किस में टिक मारना है? मेहरगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर मेहरगढ़ नहीं है तो फिर हम मोहनजोदड़ो में मारेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। और देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है हमको? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। मतलब पक्की मिट्टी और सूत कटाई, मतलब फेन से बनी हुई तकलियां, मतलब जो ये जो सूत कटाई के ऐसे बांधते थे ना, ऐसे ऐसे करके खंबे टाइप में। ठीक है, फिर यहाँ पे धागा बांध करके जो सूती कटाई होती थी, उसके हमको संकेत मिले कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पीटी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फेयंस। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे फेयंस को। फेयंस, ठीक है, तो देखिए पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, किसको? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, उनसे क्या? उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, जैसे हमने कोई वस्तु बनाई, उसके ऊपर पेंट कर दिया। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करते थे? चिकनी वस्तु को चढ़ाते थे, चिकनी परत को, सॉरी। ठीक है, इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, अगर अब आपसे कोई फेयंस पूछेगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, और फेयंस से क्या बनता था अभी हम जानते हैं। फेयंस के मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि फेयंस किस सभ्यता से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है फेयंस। ठीक है, मान लीजिए दो चार ऑप्शन आपको दे दिए, सारी सभ्यताओं के नाम दे दिया, और उसने पूछा किस सभ्यता से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कच्चे माल की खोज में। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? कच्चे माल की खोज कर रहे हैं। ठीक है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे आज ही मान लीजिए हम बिना रॉ मटेरियल कोई भी इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री लाने के लिए हमको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल की जरूरत है ही। ठीक है, तो ऐसे ही उस टाइम पर भी हमें कच्चे माल की आवश्यकता थी किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, जो उस टाइम पर वो कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें लिखा है लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, जैसे कच्चा माल बता रहा है कि क्या है, इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहां मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दराज से आयात करते थे। ठीक है, तभी आप लोग समझ गए ये तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दराज से आयात करते थे, लोहा नहीं। ठीक है, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ओके, अब देखिए वो तांबा कहां से मंगाया? तो राजस्थान के खितड़ी से। कहां से? राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान के खितड़ी से। कहां से? राजस्थान के खितड़ी से वो क्या मंगाते? तांबा। ओके, ठीक है, यहां पर नाम नहीं दिया क्योंकि 6 क्लास के आंसर तो हम आगे पढ़ेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। समझ गए आप लोग? देखिए ओमान से भी तांबे का आयात होता था। ठीक है, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, तांबा बनाने के लिए हम क्या करते थे? तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात हम कहां से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। याद रखिएगा, ये पीटी के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी लोहे का वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि लोहा वहां पर मिसप्रिंट हुआ है, लोहा हमें नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, लोहा नहीं जानते थे ये लोग अभी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोग ये याद रहे कहाँ से कौन सी धातु मंगाई गई है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं ना, ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। या फिर आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं, ये आपको सारे फैक्ट पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको जितने भी देशों से इन्होंने क्या मंगाया है, कहाँ से किस चीज़ का आयात हो रहा था, आपको ये याद करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ठीक है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, ठीक है। अब देखते हैं ये लोग क्या क्या उगाते थे। देखिए, ये लोग गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें उगाते थे, ठीक है, मटर उगाते थे, धान और तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। ये आपके पीटी का एक क्वेश्चन तैयार है बन करके। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि निम्न में से सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित थे अथवा किस फसल से परिचित नहीं थे। अगर परिचित थे तो इनमें से कोई एक फसल का नाम दे देगा, बाकी का नहीं देगा, और अगर नहीं थे तो ये सब दे देगा और कोई एक ऐसे देगा जो इसमें से वो परिचित नहीं थे। तो आपको बहुत ध्यान से इनको रटना होगा, ठीक है। सॉरी, आप देखिए यहां पर आता है कि जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। क्या थी? नई बात थी, ओके। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब हल नहीं बच पाए क्योंकि वो लकड़ी से बनते थे, इसलिए वो खराब हो गए। लेकिन हमें क्या मिला है? उस आकार के खिलौने मिले, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पर खेतों की जुताई हल से ही होती रही होगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, देखिए, पहला फैक्ट हमको मिल गया कि हल का उपयोग होता था कृषि काल में, ठीक है। दूसरा फैक्ट हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर सिंचाई कम होती थी, ठीक है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या कम होता? बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय करना, मतलब पानी को संचय कर लिया जाता था एक जगह पर, और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। मतलब एक जगह इकट्ठा कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आजकल डैम बना लेते हैं ना, उस तरह के, ठीक है। आज जब जरूरत पड़ी तो उससे उसकी सिंचाई की गई अपने खेतों की। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, ठीक है। तो अब आप लोग ये ध्यान रखिए कि हड़प्पा के लोग क्या क्या पालते थे? गाय पालते थे, भैंस पालते थे, भेड़ और बकरियां पालते थे, ठीक है। अब देखिए, पशुओं से हमेशा क्वेश्चन आया है पीटी में कि किससे वो परिचित थे, किससे वो परिचित नहीं थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी से वो कैसे परिचित थे, तो आप लोग अब इसको रट लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी मतलब शिकारों के साथ हिरण का भी शिकार वो करते थे, ठीक है। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कहां? गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अभी हम देखते हैं गुजरात को, ओके। कच्छ के इलाके में खादिर, कहां? गुजरात कहां है? कच्छ के इलाके में, ठीक है। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे, किसके किनारे? खादिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है, ठीक है। कहां था धौलावीरा नगर? कहां बसा था? तो धौलावीरा नगर बसा था खादिर बेत के किनारे, कच्छ के इलाके में, ठीक है। वहां साफ पानी मिलता था। क्या मिलता? साफ पानी, ठीक है। और वहां की जमीन कैसी थी? उपजाऊ थी, ठीक है। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त, देखिए अब ये आ गया पीटीए क्वेश्चन, ठीक है। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। देखिए, मैंने जो क्वेश्चन बनाया था आगे कि क्या हड़प्पा कालीन सभ्यता समरूप थी, तो क्या थी? नहीं थी, क्योंकि वहां पर धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार, जैसे आजकल दिखाए ना टीवियों में राजाओं के घर, उस तरह। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहां पर एक खुला मैदान भी था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे होंगे। मतलब जैसे कुछ प्रोग्राम हुआ, कोई उत्सव हुआ, वो यहीं पर क्या होता था? होते रहे होंगे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के, जो हम पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है, हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, ठीक है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें? लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। क्या है? यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि हमने पहली बार देखा था। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा के अभिलेख
छोटे छोटे मुहरों पर मिले हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा था जहां पर हमें पत्थरों पे मिला है, वो भी कहां पर, धौलावीरा में। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक पीटी का क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया, देखिए बन करके, ठीक है। कहां पर, पत्थरों पर लेख मिले हैं हमको, तो वो कहां पे मिले हैं, धौलावीरा में। आप देखिए जो ये लाइन है, इसका कैसे हमारा पीटीए को वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अब ये आपको हड़प्पा कालीन के 3-4 नगरों के नाम दे देगा और पूछेगा आपसे, पीटीए क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा नगर 3 भागों में बटा था, समझ रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, धौलावीरा। वेट, मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं, मिला ना आपको। देखिए क्वेश्चन जो मैंने आपको भी कहा था, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा है, धौलावीरा। अभी हमने देखा, ठीक है। धौलावीरा नगर आयताकार बना था, इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में क्या किया गया, विभाजित किया गया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमने इसके पहले पढ़ा था, ठीक है। धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से, आप बताइए। तो देखिए वो है धौलावीरा से, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या, उन्नत जल प्रबंधन मतलब कैसे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या किया, डैम बनाया, डैम बना करके अपने कृषि कार्य अपना संपन्न किया, कृषि कार्य अपना पूर्ण किया, डैम बनाया, यहाँ पर पानी इकट्ठा किया, ठीक है। और जब उनको कृषि के लिए पानी चाहिए था, तब उन्होंने क्या किया, पानी को यहाँ से निकाला और सिंचाई की और अपनी खेती की, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2010 का, देख रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया 2015 में। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं, गुजरात की खंभात की खाड़ी में, कहां पर, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, किसकी, साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, कौन सा नगर, लोथल, ठीक है। तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या था, लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, ठीक है। यहाँ पर पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। इस नगर में एक भंडार गृह मतलब अन्नागार भी मिला है, ठीक है। याद रखिएगा कि आपसे ऑप्शन में देखिए, ये भी एक पीटीए क्वेश्चन निकल सकता है आपका, ठीक है, कि लोथल में भंडार गृह मिला है, अन्नागार मिला है कि नहीं मिला है, तो मिला है हमें, ठीक है। और लोथल क्या था, अब देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, पीसीएस का क्वेश्चन है ये, भारत में हड़प्पा की वृहद स्थल कौन सा है, सॉरी, ये नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था, मैं गलती से दूसरा मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, तो हम अभी यहाँ पर क्या बात करते थे, लोथल की बात करते थे ना, तो क्वेश्चन ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो हमारा था लोथल, ठीक है। तो हड़प्पी नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, ठीक है। और जहां पर ये साबरमती की एक उपनदी बताया ना, तो उस उपनदी का नाम था भोगवा, ठीक है। कौन सी नदी है, भोगवा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये भोगवा नदी है। आ जाता है ना कि लोथल किस नदी के, अगर साबरमती दी है तो साबरमती मारिएगा, अगर साबरमती दी तो भोगवा मारिएगा, ठीक है। लेकिन ये भोगवा नदी के किनारे है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो ये भंडार गृह था, इस भंडार गृह से कई मुहरें भी मिली हैं, मुद्रांकन या मुहरबंदी, मतलब मुहरबंदी किसे कहते हैं, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, ठीक है। कहां पर, यहां पर, एक मिनट दिखाती हूं मैं आपको, यहां पर, ठीक है, ये है, देख रहे हैं आप लोग। चलिए, यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। अब मनके या मुहर क्या है आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोगों को पता भी है, मैं पहले बता चुकी हूं आपको। पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके, ठीक है, अध बने मनके मिले हैं, मनके बनाने वाले उपकरण वो भी मिले हैं, और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को भी, क्या क्या यहाँ पे मिला है। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या है, ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यानी कि सभ्यता के बारे में सारे पॉइंट बता दिए गए हैं, अब बताया जा रहा है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, सभ्यता के अंत, सभ्यता का अंत कैसे हुआ है, तो ये उसकी बात चल रही है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, ठीक है, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ध्यान रखिएगा, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, ठीक है, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो पीटी का एक फैक्ट मिल गया कि
कि सभ्यता का अंत क्यों हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ है, तो पहला इसका कारण क्या हो गया कि नदियां सूख गई थी, ठीक है, नदियों का सूखना, ठीक है। दूसरा, जंगलों का विनाश हो गया था, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों, अब एक कारण तो होगा नहीं, दूसरा ये है कि इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जो बड़े बड़े मवेशी थे, जो चारागाह थे, जो जानवर थे, वो सारा चारा चल गए, ठीक है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, ठीक है। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपने अनुमान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। बिल्कुल सही बात है कि ये सब चीजें होंगी भी, ये सब कुछ अगर हुआ भी होगा तो एक जगह होगा, दो जगह, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ही सारा सब कुछ हुआ और एक साथ सब कुछ समाप्त हो गया, ठीक है। तो सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, ठीक है। ये भी हम अनुमान ही लगा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। कितने साल बाद? 1400 साल बाद। ये ध्यान रखिएगा, पीटी का फैक्ट बन सकता है ये भी एक, कि हड़प्पा सभ्यता के कितने 100 साल बाद नगरों का विकास हुआ, तो 1400 साल बाद। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। जब अध्याय 5 और 8 आएगा तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे इतना काम का है नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द हैं। नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चा माल, हल, सिंचाई, इन सब के बारे में आप जानते हैं, तो आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब कुछ देखिए यहाँ पर भी महत्व से, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? तो लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे पीटी के फैक्ट्स हैं आपके लिए। अब देखिए, अगर आपने ध्यान से लेसन को पढ़ा होगा तो आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी पहले इसको देखते हैं। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़ों का उपयोग होता था? देखिए, हमने इसे अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर लिख के बताइएगा। निम्नलिखित का सुमेल करो। तांबा कहाँ मिला, सोना कहाँ से, मतलब तांबा का आयात हमने कहाँ से किया, सोने का कहाँ से किया, टीन का कहाँ से किया, और बहुमूल्य पत्थर कहाँ देखा था कि कहाँ तांबा प्राप्त हो? तो तांबा हमको प्राप्त हो राजस्थान से, मैंने आपको बताया था। सोना हमें कर्नाटक से, ठीक है। टिन अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दे देती हूं। तो देखिए, धातुएं, पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप भी इसका उत्तर दे सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूं। और सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। लेखन का कार्य क्यों था? लेखन का कार्य लिपिक करते थे। मोहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, मतलब अभी हमको उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। पहिया जो था, सामान ढोने के, जो आपने यहाँ पर देखा, पहिया सामान ढोने के काम में आता रहा होगा। यातायात के रूप में पहिए का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, ठीक है। तथा हल का प्रयोग, अब जो ये हल है, हल का प्रयोग खेतों के लिए, खेत जोतने के लिए हमने देखा ही है ना, कि वहां पर हमको किसान के हल का साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन बच्चों के हल का खिलौना हमको जरूर मिला है, ठीक है। तो हम इसे क्या पता लगाते हैं कि हल वहां पर खेती के काम आता, मतलब खेत को जोतने के काम में हल का उपयोग होता था। पहिया आवागमन के काम आता था, यातायात के काम आता था, ठीक है। लेखन का यूज वो लोग करते ही थे, क्योंकि हमने देखा कि वो लोग उन्होंने लेखन का कार्य वहां के लिपिक कर रहे थे, ठीक है। मोहरे तो आप जानते ही है, धातु तो आप जानते ही, मैं आपको बता चुकी हूं। तो इसी तरह आपको भी छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर देने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इस अध्याय में पकी मिट्टी, टेराकोटा से बनी सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इसमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। प्रीलिम्स में आ सकता है कि टेराकोटा किसे कहते हैं, तो पकी हुई मिट्टी। अब इसका आंसर क्या है कि पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। टेराकोटा से बने खिलौने की सूची क्या क्या थी मैं आपको बता दूं, जो हमने पढ़ा था वही है सब कुछ। खिलौना गाड़ी, ठीक है। गुड़िया, विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने, जैसे क्या था, घोड़ा था, नहीं सॉरी, जैसे याक और बैल, ठीक है। और बाकी तो आपने देखा था कौन कौन से पशु वहां पर थे, ठीक है। सुअर, भैंस, भालू आदि, ठीक है। सुअर हो गया, भैंस हो गया, भालू हो गया, ये सब हमको वहां से मिला था। और चिड़िया के आकार की सीटियां, ठीक है। चिड़िया के आकार की सीटियां,
और खिलौने वाले हल, ठीक है, खिलौने हल के। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो, निशान लगाकर बताओ। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कि आज हम क्या क्या खाते हैं और उस टाइम पे क्या क्या हमको चीजें दिखी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज करते थे। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, हमने देखा कि वो लोग गेहूं से परिचित थे। गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है, चावल हो गया, दालें हो गया जो आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है, मटर हो गया, तिल हो गया, सरसों हो गई, ध्यान रखिएगा सरसों हो गई, फल हो गए, मछली हमने देखा ही था, मछली हो गई, और हिरण का उपयोग हम नहीं करते हैं लेकिन वो लोग हिरण का उपयोग करते थे। और आज भी जो मांसाहारी लोग हैं वो मैंने सुना है कि हिरण वो लोग खाते हैं, तो हिरण भी हो गए, लेकिन हिरण अभी बंद है। गवर्नमेंट ने इस पर, अगर कोई हिरण को मार के खाता है तो उस पर केस चल सकता है, वो जेल जा सकता है। तो हिरण का उपयोग हम नहीं करते खाने में, बाकी चीजों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। ठीक है, तो देखिए इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्या हो सकता है। हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का उत्पादन करते थे। बिल्कुल सही बात है, ये इसका अंतर है। हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का उपयोग करते थे। हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादों को गाड़ियां, बैलगाड़ियां की सहायता से जो वहां का अनाज था उसको भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है, मतलब जैसे जो गाड़ियां थी उनके द्वारा, मतलब जैसे मान लीजिए आपने मतलब जो हड़प्पा कालीन किसान थे वो अपने अनाज को गाड़ियों में भर करके शहरों की ओर भेजते थे, जबकि पहले किसान ऐसा नहीं कर पाते थे। आओ करके देखें, अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। ये तो आप करेंगे। तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? यह पता करो कि वह कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है, ये भी आप ही करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मजा आया होगा पढ़ करके और आपने एंजॉय किया होगा, जैसे मैंने पढ़ाया आपको वो पसंद आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।